बहुत बार जब लोग परेशान होते हैं कि मन नहीं टिकता, मन नहीं टिकता, तो प्यारे आप सबके लिए ये मैं बात बहुत आसान कर रही हूं। किसी भी मंत्र, किसी भी अक्षर, किसी भी बड़े या छोटे शब्द अथवा कोई वैदिक मंत्र हुए, आपने जहां उसको अपने श्वास के साथ मिलाया, माने ऐसे जानिए आजकल तो डिजिटल तानपुरा चलता है, लेकिन जो ओरिजिनल तानपुरा होता है तो उसकी तारों को मिलाना पड़ता है कि यहाँ सा है, यहाँ पा है, और उसके उस स्वर को मिलाने के लिए बड़ी एक दक्षता, एक बड़ा हुनर होता है। एक बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक मुझे कह रहे थे कि जब मैं अपने गुरु के पास सीख रहा था, कुमार जी के पास सीखते सीखते मैं कहते मेरी एक ड्यूटी लगती थी कि तानपुरे का मिलान तू करेगा। अब वो कहते जब मैं तानपुरे का मिलान करता, अब पूरी एकाग्रता कि सा आया कि नहीं आया, बस उसको सुनते 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 सुनते, तो कहते मेरे स्वरों की साधना तानपुरा मिलाने से हो गई। तो फिर चाहे 10 तानपुरे हो या 20, कहते ड्यूटी मेरी ही थी। आजकल के जो बेचैन चेले हैं, अगर उनको आप ऐसा कुछ काम कह दो तो वो तो भाग जाएंगे। वो तो कहाँ इतनी धैर्य रखते हैं कि बैठ के करें। लेकिन शायद जिसको कुछ सीखना होता है, सो आउट ऑफ sheer humbleness and hard work and surrender to the guru, surrender to the teacher, surrender to the master, तो गुरु ने कहा 20 तानपुरे मिलाओ, तो वो 20 तानपुरे मिलाते, और यही मिलाते मिलाते उनके स्वर इतने सद गए कि खुद एक बहुत बड़े न केवल शास्त्रीय गायक हो गए, बल्कि देश विदेश से बड़ा सम्मान पाया उन्होंने। लेकिन सोच के देखिए, जब 4-4 घंटे बैठ के वो खाली तानपुरे को कहाँ सुर सही लगा इसको ढूंढने के लिए वो एक ही तार को छेड़ रहे, और फिर जहां सही सा लगा, कहते उस सा को सुनते ही मन ध्यानस्थ हो जाता, मन यूं टिक जाता कि फिर अगले 15 या 20 और तानपुरा करना एक आनंद का कार्य हो जाता था। ठीक इसी तरह से आप सबसे पहले अभ्यास के लिए जब बैठे, पॉइंट नंबर 1 रीढ़ की हड्डी सीधी, पॉइंट नंबर 2 श्वास गहरा। अब जब आपने श्वास गहरा लेना शुरू किया, अब उस समय पर आपके घर में अगर कोई ऐसी घड़ी है, क्लॉक है, जिसकी सेकंड की आवाज सुनाई देती हो, टिक 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 टिक, तो वो बड़े काम आएगी। नहीं तो आजकल फोन्स में मेट्रोनोम आ जाता है, मेट्रोनोम डाल लीजिए तो 60 सेकंड का वो साइकिल उसका बना लीजिए। अब उसकी टिक टिक आवाज जब आए, क्लिक आ रही आ रही, उसके साथ तुम्हारी गिनती चले, तो श्वास आप भर रहे हैं 1 2 3 4, श्वास छोड़ना है दुगना, तो 1 से 8 तक आप गिने स्वर। वो टिक टिक चल रही मेट्रोनोम की या क्लॉक की, घड़ी की, वो जो साउंड आ रही, उसके साथ आपने गिनती करनी। मेरे को एक बार फ्लोरिडा में, अमेरिका में एक महिला मिली, डॉक्टर हैं वो, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो मुझे कहती है कि मैंने कहा आपका एक श्वास कितने सेकंड का होता है? कहती मेरा तो 20 का है। मैं अच्छा, और मैंने कहा एक्सलेशन? कहती वो तो मैं 40 कर लूँ, 60 कर लूँ, 1 मिनट कर लूँ। अब उसकी शक्ल बता रही थी और उसका शरीर बता रहा था, इसका योगी शरीर नहीं, अभ्यासी नहीं है ये। मैंने अच्छा तुम मेरे सामने करो। अब होता क्या था कि जब वो श्वास भरती थी तो उसकी गिनती ऐसे होती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। और फिर इसी लय में, तेजी में वो अपना उच्छ्वास जो है वो कर देती थी। अब उसको वो मान रही है कि मेरा बड़ा लंबा गहरा श्वास आ रहा है, जा रहा है ना। मेडिकली स्पीकिंग तो आपका टेक्निकली वो कहते 1 मिनट में 16 श्वास हों। वैसे जिन्होंने ये पढ़ाया है, अगर यहाँ कोई मेडिकल प्रोफेसर बैठे हों तो मैं जरूर आपसे सुन के मिलना चाहूंगी कि आपके क्या अपने 16 होते? किसी के नहीं। 20 होगा,
22 होगा, 24 होगा, क्योंकि जितनी तेजी से मन भागता है उतनी तेजी से श्वास चलता है। यूं जानिए, श्वास के घोड़े पर मन बैठता है। श्वास घोड़ा है तो मन उसका सवार है। तब जितनी तेज घोड़ा चलेगा, सवार उतनी तेज चलेगा। ऐसे ही जितनी तेज तुम्हारा मन विचार करता है, सोचता है, उतनी ही तेजी से आपकी श्वासें चलती हैं। अब आपकी मन के सोचने की स्पीड कितनी है आप कभी जानिए। इतनी तेजी से सोचते हैं, कब हूं मनुआ उब चढ़ते, कब हूं जाए प्याली, लोभी मनुआ थिर न रहत है, चारे कुंटा पाली। एक ही क्षण में 4 दिशाओं में चला जाता है। आज से 50 साल पहले क्या हुआ वो भी सोच लेगा। सारे रिश्तेदार के, चंद्रमा से लेके सूरज तक, अमेरिका से लेके कहां कहां के विचार इसके 1 मिनट में पूरे हो जाते हैं। और यही कारण है कि जितनी तेजी से आपका मन सोचता है उतनी ही तेजी से आपके श्वास चलते हैं। इसीलिए श्वास छोटे हो गए, माने लंग्स के अपर लोब से ही सांस बाहर आ रही है, डायफ्राम मूवमेंट हो नहीं रही। डायफ्राम एक वो मांसपेशी है जो एक छतरी की तरह खुलती है और सिकुड़ती है, और ये ही एक लो प्रेशर अंदर लाती है जिससे श्वास अंदर जाता है। तो ये आपकी ये जो डायफ्राम नाम की जो मसल है, ये जो मांसपेशी है, ये यहां पर है। यहां से माने आपका जो रिब केज है वहीं पीछे से शुरू होती और आगे तक आती। आज विज्ञान ये कह रहा है, डॉक्टर ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि एक दिमाग तो यहां है सिर में, और एक दिमाग यहां है जिसको कहते हैं द गट ब्रेन। आपका जो शरीर का ये जो मध्य भाग है, इसमें भी एक ब्रेन, जितने न्यूरॉन्स आपके इस इंटेस्टाइन्स में है, अंतड़ियों में है, वहां भी कहते हैं दिमाग है, यहां पर भी दिमाग है। इसीलिए जब जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन लोगों को एसिडिटी ज्यादा होगी, राइट? जो लोग ज्यादा गुस्सा खाते हैं, ध्यान कर लेना, नोट कर लो इस बात को, उनका लीवर जल्दी खराब होगा। जो लोग बात बात पे जल्दी जल्दी उदास हो जाते, रोने लग जाते हैं, उनके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे। ये हमारे ऋषियों का विज्ञान है, हमारे योगाचार्यों का ज्ञान है, ऋषि पतंजलि का ज्ञान है। ये ज्ञान हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता जैसे अद्भुत ग्रंथों में उल्लेखित है। योग शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उसमें उल्लेखित है। लेकिन उस पुरातन भाषा को मैं थोड़ा सा मेडिकल एनाटॉमी को साथ में जोड़ के जब कहती हूं, तो जो आज का पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, वो चाहे डॉक्टर हो कि टीचर्स हो कि प्रोफेसर हो, वो समझते हैं उस बात को और उसकी वैल्यू करते हैं। जिसका पेट में गुड माइक्रोबायोम नहीं है, माने गुड बैक्टीरिया जिसके पेट में नहीं है, उन लोगों को डिप्रेशन जल्दी हो जाएगी। देखिए हमारे ऋषियों का ये अद्भुत अद्भुत, वो कहते हैं कि आपका, अब वो उस समय पर अंग्रेजी भाषा तो थी नहीं, ना लैटिन थी कि वो माइक्रोबायोम या गट वर्ड यूज करें, ना ना, वो तो सिर्फ इतना कहते हैं, भोजन खाने से पहले प्रार्थना करिए। अब आप सबसे प्रश्न है, जब तुमने आज सुबह या दोपहर में खाना खाया तो अपनी थाली, अपनी प्लेट के आगे क्या हाथ जोड़ के आपने प्रार्थना की थी? तो नहीं की है। जब तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे कहां से सीखेंगे? भाषा कोई हो, आप गुरबाणी की कोई पंक्ति ले लीजिए, जय प्रसाद छति अमृत खाहे, तिष्ठा कर को रख मन माहे,
बस इतनी बार 2 लाइनें बोलनी है कि जिस प्रभु की कृपा से ये मेरे को खाने को मिला है, उस प्रभु की स्मरण में हमेशा अपने मन में करता रहूं। आप गीता से परिचित हैं तो फिर ये श्लोक ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मागणों वाला श्लोक ले लीजिए। सर्व ब्रह्म है, वही ब्रह्माग्नि यहां पर भूख बन के आई है, वही ब्रह्माग्नि अन्न बन के आया है, जो खा रहा है उसमें भी ब्रह्म है। और 4 प्रकार के ये जो पदार्थ मेरे सामने आए हैं, इसको अच्छी तरह से मैं पचा सकूं, ये प्रार्थना है। अनफॉर्चुनेटली, अफसोस, आप लोग ये अब करते नहीं हो। आश्रम में, ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर में, हम लोग दिन में 2 बार खाते, एक बार 9 बजे सुबह और दूसरी बार शाम को 5 बजे। नो लंच नो डिनर, नहीं खाते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जो बच्चा है 12-15 साल का, उसको जरूरत है 3 समय खाने की। जो अब 20, 30, 40, 50, 60 में आ गया है, 60 वाले के बाद तो दिन में एक ही बार भोजन खाइए, स्वस्थ रहेंगे। अगर आप एक से ज्यादा समय में खाएंगे तो जब जब तुम्हारा पेट बिगड़ेगा, तब तब 2 चीजें होंगी। पैल्पिटेशन होगा, घबराहट होगी, जी मिचलाएगा, उल्टी होगी। कितने सारे इमरजेंसी में काम करने वाले डॉक्टर बताते हैं कि रात 12 और 4 बजे के बीच बड़े सारे पेशेंट्स आते हैं, उन्हें लगता है मेरी इतनी दर्द हो रही, हार्ट अटैक हो गया, मुझे तो हार्ट अटैक हो गया। और कहते हैं हम जब सारे सिम्टम्स मैच करते हैं तो फिर उनको कहते हैं ना जी, ये एसिडिटी है, रिफ्लक्स हुआ है, आपको कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। एंटी एसिड देते हैं, लो पियो और जाओ घर। ये हमारे यहीं पर दिल्ली से आए हुए हैं सेवक, उनके बेटे के साथ यही हुआ। वो दिल्ली के हॉस्पिटल में भगाई गाड़ी, लगा आज क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, पता चला सिर्फ एसिडिटी थी। इतनी दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी बेचैनी, उन्हें लगा हम तो मर ही जाएंगे। 60 के ऊपर सिर्फ एक समय भोजन खाइए, 2 समय भी नहीं। 50 के 40 के बीच में आते आते में तो मेरा सुझाव है, मान लो तो बहुत अच्छी बात है, तो वो ये है गेहूं, चावल, चीनी, 3 चीजें बंद करिए। गेहूं खाए बगैर नहीं रह सकते तो फिर सुनो, अगर यहां कोई किसान है तो मैं उनसे आग्रह करती हूं, हाथ जोड़ के आग्रह करती हूं, पुराना काठियावाड़ी गेहूं उगाइए, लाल गेहूं जिसे कहते। ये 150 साल पहले हमारे देश में उगाया और खाया जाता था, और हमारे देश में श्री धान्य खाया जाता था। ये अभी नवरात्र में तुम सबने खाया है सामा, जिसे सामक भी बोल देते। तो सामक, कंगनी, कोडो, ये हम लोगों की खुराक थी। लेकिन इतनी लंबी ये जो गुलामी रही है ना विदेशियों की, उनने हमारा खाना भी बदल दिया। 1964 के आसपास जिस हाइब्रिड वीट, हाइब्रिड गेहूं, जिस हाइब्रिड चावल की बिजाई पूरे साउथ ईस्ट एशिया में की गई, क्योंकि अन्न का कमी हो गई थी इस देश में, बड़ा मुश्किल वक्त था, इसलिए हमें ऐसी फसलें चाहिए थी कि जो बहुत सारा अन्न का उपार्जन हो जाए। लेकिन उस हाइब्रिड गेहूं को उगाने में इतना पेस्टिसाइड, इतना पानी डाला गया। अफसोस, हरियाणा, पंजाब, कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश का, पानी जहरीला हो गया है, जमीन जहरीली हो गई, कैंसर ट्रेंस चल रही। पर कोई ये नहीं सोच रहा है कि हम इससे बच कैसे सकते। वो बचने का विचार भी तो करना चाहिए या नहीं। तो हमारा जो 150 साल पुराना अनाज था, वो अनाज हम खुद आश्रम के लिए इस साल 100 टन हमने मंगवाया। झारखंड और मध्य प्रदेश के उन गांवों में जहां आज तक पेस्टिसाइड नहीं पहुंचा था, वहां के किसानों को कहा कि तुम जितना उगाओगे हम ले लेंगे, ताकि हमारे आश्रम में जो लंगर खाए वो स्वस्थ होके जाए। हाइब्रिड गेहूं चावल हम नहीं खिलाएंगे। इस साल उत्तराखंड से हम अपना ऑर्गेनिक चावल उगवा रहे हैं और ला रहे हैं। मुझे एक ने कहा जी वो बड़ा महंगा होता है। अरे पागल हो तुम, कहां से महंगा है? महंगा होगा कैंसर का इलाज, महंगा होगा ट्यूमर का इलाज, महंगा होगा डायबिटीज का इलाज। ये तो बड़ा सस्ता है।
ये किसने कहा महंगा? बिल्कुल महंगा नहीं है। न जहर खाइए न खिलाइए, सारा समय खाना खाना खाना। हम लोग ऐसे बदनाम हो गए हैं ना खाने के मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। बच्चा पैदा हुआ तो पार्टी है, शादी है, पार्टी है, एनिवर्सरी है, खाना है, हलवाई है, केटरिंग है, खाना 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 चलता रहता है। खाना फिर घी असली बाजार में मुश्किल से मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। दूध में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगे। यही लुधियाना के हस्बेंड्री में जो काम करते हैं वो साइंटिस्ट मेरे पास आते हैं, उनसे मैं बातचीत करती हूँ। कहते हैं हम लोग खुद ही देखते हैं, मना करते हैं तो वो कहते हैं ना जी ये तो हमने लगाने दूध ज्यादा आता है, पर वो दूध जहरीला होगा। अब इतना खराब खाना खा के स्वस्थ कैसे रहेंगे? अच्छा जी, तुमने दुनिया की मौज उड़ानी है, भोग भी भोगने, तो उसके लिए भी तो सेहत होनी चाहिए या नहीं चाहिए? बीमार होके कौन सी सेहत बनेगी? भाई अगर डांस करना है, भंगड़े पाने, तो गोडे ठीक होने चाहिए कि नहीं? कि हाथ सोटियां फड़ के भंगड़े किवें करोगे? अब इसमें एक पॉइंट में और ला रही हूं। मात्र 20-25 साल पहले सबकी रसोइयां जमीन पर होती थी, मतलब गैस चूल्हा जो स्टोव है वो जमीन पे होता था। फिर वो फैशन आ गया, सबने कहा जी हमारी स्टैंडिंग किचन है, शेल्फ आ गई। हाँ, अब जब जमीन पर थे तो ऊपर शेल्फ में डब्बे हैं, पतीले हैं, राशन है। तो जो स्त्री खाना पकाती थी ना, वो दिन में कम से कम 100 बार उठक बैठक उठक बैठक उठक बैठक। उससे क्या होता था? ये हिप जॉइंट मजबूत रहते थे, घुटने मजबूत रहते थे। अब आ गई स्टैंडिंग किचन, ये जो एक्सरसाइज हो रही थी ना, खत्म। आ गई मशीन कपड़े धोने के लिए, नाइस कन्वीनियंट, पर ये जो थापियां मार नाले, भावे कदी न्याणा कुट लो, तो भावे कदी घर वाला कुट लो, सब बढ़िया। थापी से पीटते थे, कंधों की एक्सरसाइज हो जाती थी। अच्छा, अब थापी छूट गई, मशीन आ गई, पर फिर जिम में जाते महंगी फीस देके, और फिर वहां पर भी क्या कर रहे होते थे? पुल डाउन पुल डाउन ना।